दोस्तों, कहते हैं सियासत तवायफ का दुपट्टा होती है जो कभी किसी के आंसुओं से नहीं भीगती। और आज जब उपराष्ट्रपति पद को लेकर दिल्ली की गलियों में हलचल मची हुई है, तो ये कहावत एक बार फिर सच साबित होती दिख रही है। जगदीप धनखड़, जिन्होंने खुद को संघ का एकलव्य कहा था, जो कभी संसद के ऊपरी सदन में गूंजती आवाज थे, वो आज अचानक सियासत के हाशिए पर आ गए हैं और इस्तीफे की चिट्ठी लिखकर राजस्थान लौटने की तैयारी में हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के बीच में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी? क्या यह इस्तीफा वास्तव में स्वास्थ्य कारणों से था या इसके पीछे सत्ता का कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है? संसद का मानसून सत्र जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही सियासी मौसम बदल गया और विपक्ष ने आरोप लगाया कि धनखड़ पर बीजेपी का जबरदस्त दबाव था, क्योंकि उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना की थी और उसे लोकतंत्र के लिए न्यूक्लियर बम बता दिया था। यही नहीं, विपक्ष के 68 सांसदों द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को भी उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया, जिससे बीजेपी की भौहें तन गईं। इसके बाद जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जैसे वरिष्ठ नेता उनकी बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जो कहीं न कहीं इशारा करता है कि यह सब कुछ सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी ने इसे संसदीय इतिहास का काला दिन बताया और स्पष्ट कहा कि धनखड़ का इस्तीफा महज स्वास्थ्य कारणों से नहीं, बल्कि बीजेपी की नाराजगी और दबाव का परिणाम है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि धनखड़ के जाने के बाद इस खाली कुर्सी को भरेगा कौन? सबसे पहले चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की, जो इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बछौल ने तो खुलकर कहा कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाना सबकी इच्छा है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उन्हें दिल्ली भेजकर बिहार में सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली जाए। लेकिन नीतीश कुमार सियासत के वो धुरंधर खिलाड़ी हैं जो हर 2 साल में पाला बदलते हैं और कब किसके साथ खड़े होंगे खुद संघ को भी अंदाजा नहीं होता। फिर बात होती है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह भी इस दौड़ में हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वही नड्डा जिन्हें धनखड़ की मीटिंग में न जाकर उन्हें अपमानित करने का आरोप झेलना पड़ा, उन्हें अब इनाम के रूप में उपराष्ट्रपति की कुर्सी मिल सकती है? इसके बाद आता है हरिवंश नारायण सिंह का नाम, जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं और साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में कब किसका दामन दागदार हो जाए, यह कह पाना मुश्किल है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, कांग्रेस के शशि थरूर का नाम। एक सीनियर पत्रकार राहुल शिवशंकर ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि बीजेपी के 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ शशि थरूर का नाम भी उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में है। ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने बीते कुछ समय में मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की है, चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर हो या इमरजेंसी को लेकर इंदिरा संजय गांधी की आलोचना। ये बातें कांग्रेस के गले नहीं उतर रही हैं और अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी कांग्रेस के इस बौद्धिक चेहरे को अपने पाले में लाकर विपक्ष के किले में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है? शशि थरूर खुद कह चुके हैं कि वह बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से वह केंद्र सरकार के कुछ कदमों की तारीफ कर चुके हैं, वह बीजेपी के लिए एक संभावित अवसर बनता जा रहा है। अगर शशि थरूर बीजेपी के समर्थन से उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो यह कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सियासी नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हार भी होगी, क्योंकि थरूर जैसे नेता की छवि सिर्फ एक सांसद की नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का चेहरा रही है। और अगर बीजेपी उन्हें अपने साथ लाने में सफल हो जाती है, तो यह उसकी उस रणनीति का हिस्सा होगा जिसमें वह विपक्ष को अंदर से कमजोर करने की नीति पर चलती आई है। विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में लाना, ईडी और सीबीआई की रडार से डराकर सत्ता में बने रहना और संवैधानिक संस्थाओं को अपने एजेंडे के हिसाब से मोड़ना। धनखड़ का इस्तीफा भी इसी बड़ी योजना का एक हिस्सा लगता है, क्योंकि एक ओर जहां वह सुप्रीम कोर्ट से टकरा रहे थे,
वहीं दूसरी ओर विपक्ष के साथ सामंजस्य बैठाते दिख रहे थे, जो मोदी सरकार को मंजूर नहीं था। अब जब बिहार चुनाव नजदीक हैं, बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो न सिर्फ उसकी वैचारिक छवि को चमकाए बल्कि विपक्ष में तोड़फोड़ का जरिया भी बने। ऐसे में शशि थरूर अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो बीजेपी को एक साथ दो फायदे होंगे, कांग्रेस को कमजोर करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त चेहरा पेश करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को भी एक सियासी मोहरे की तरह इस्तेमाल करना सही है? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर? क्या यही है वह नया भारत जिसका वादा मोदी सरकार ने किया था, जहां सियासत सत्ता के लिए होती है, न कि सिद्धांतों के लिए? आज जब संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को गिराकर सियासी चालें चली जा रही हैं, तब यह सोचने की जरूरत है कि देश किस दिशा में जा रहा है। विपक्ष चुप नहीं है, लेकिन क्या वह इस सियासी शतरंज का तोड़ निकाल पाएगा? क्या शशि थरूर जैसे नेता वाकई बीजेपी के साथ जाएंगे या यह महज एक शिगुफा है जिससे कांग्रेस के भीतर दरार पैदा की जा सके? और अगर थरूर बीजेपी के पाले में चले गए तो क्या यह कांग्रेस के लिए वही झटका होगा जैसा बंगाल में मुकुल रॉय और असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के जाने से हुआ था? आज जब देश की सबसे बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग पार्टी की नीतियों के बजाय अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम इस पूरी साजिश को समझें और सवाल करें, क्या यह लोकतंत्र की मजबूती है या सत्ता की भूख? क्या शशि थरूर सच में बीजेपी के टिकट पर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं या फिर नीतीश कुमार और जेपी नड्डा जैसे नेता इस रेस को जीतेंगे? क्या यह सब सिर्फ एक अफवाह है या सत्ता का वह खेल है जिसमें मोहरे बदलते हैं लेकिन राजा हमेशा एक ही रहता है? दोस्तों, आने वाला वक्त इन सभी सवालों का जवाब देगा, लेकिन एक बात तो तय है, सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है तो सिर्फ एक स्थायी लक्ष्य, सत्ता, और उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब देखना ये है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी इस खाली कुर्सी पर किसे बैठाती है और कौन बनेगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति।